हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज हम लोग अपने वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हम लोग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 3 और उसके लेसन 8 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस लेसन में टोटल 15 वर्ड्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो 15 वर्ड्स जो आपको नजर आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मतलब इनके बारे में आप जितना कह दीजिए वो कम ही होगा। ये आपको न्यूज़पेपर से लेकर के नॉर्मल जो हम लोग न्यूज सुनते हैं वहां से लेकर के और रिटन एग्जामिनेशन तक में ये सारे वर्ड्स आपको बार बार आपको दिखाई देंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट अस स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम वर्ड एक्रीड। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्रीड। एक्रीड का मतलब क्या होता है? कड़वा, तीखा। लेकिन ये जो वर्ड है ना, विशेष तौर पर धुआं के लिए इस्तेमाल होता है। वो धुआं जो हमारे आंखों में लगे, नाकों में लगे, ठीक है ना, वो जो धुआं हमारे आंखों और नाकों में लगे उस धुएं को कहते हैं एक्रीड। ठीक है, चलिए अब ये कड़वा और तीखा है ना, विशेष तौर पर कोई धुआं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनप्लीजेंट, बीटर या पंजेंट। ठीक है ना, पंजेंट मतलब ये होता है तीखा, और पंजेंट भी स्मेल और टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, स्वीट मतलब मीठा। हमको कहना है कि जलता हुआ टायर, टायर का धुआं कैसा धुआं होता है? ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज होते हैं जब जलते हैं ना तो बहुत आंखों में लगने वाले वो धुआं देते हैं। हर धुआं आंखों में नहीं लगता है। हम लोग मोमबत्ती सॉरी अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, धूप का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी धुआं देते हैं, वो धुआं अनप्लीजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो जलता हुआ टायर कौन सा धुआं देता है? कड़वा धुआं देता है। हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना, जलता हुआ टायर। हमको लिखना है कि जलता हुआ टायर, जलता हुआ टायर ना कड़वा धुआं देता है। और ये धुआं का क्या विशेषता होता है? ये धुआं हमारे आंखों और नाकों में लगता है। ठीक है ना, जलता हुआ टायर कड़वा धुआं देता है। चलिए बस हमको इतना बनाना है। चलिए कैसे लिखेंगे? बर्निंग टायर्स, है ना। बर्निंग टायर्स कैसे लिखेंगे? बर्निंग टायर्स, इसको प्लुरल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिव, है ना, या कॉज, है ना, देता है। क्या देता है भाई? कड़वा धुआं देता है। कड़वा के लिए हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एक्रीड। कड़वा के लिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एक्रीड, एक्रीड स्मोक। ठीक है ना, चलिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि कोई अगर स्मोक, अगर एक्रीड स्मोक है यानी कि वो कड़वा धुआं है। वर्ड नंबर सेकंड में अस्वेज। देखिए स्वेज का मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना, किसी तरह की गलत भावनाओं को। आपके अंदर कुछ फीलिंग्स है, निगेटिव फीलिंग्स है, अगर आप इसको स्विच करते हैं, आप इसको कम करते हैं, आप उसमें राहत देते हैं। ठीक है ना, कमी लाते हैं। चलिए, कम करना, घटाना, राहत देना, किसी गलत भावना इत्यादि को। ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स क्या है? रिलीफ, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। देखिए रिलीफ का मतलब आराम होता है। पहले इससे पहले कुछ जुड़े हुए चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो रिलीफ जो है वो नाउन है। रिलीफ का मतलब आराम, आप सरल भाषा में समझिए, है ना। चैन, रिलीफ का मतलब चैन, आराम होता है। ठीक है, अब इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा, रिलीफ का वर्ब रिलीव। आप ऐसे समझिए, रिलीफ नाउन है और इसका जो वर्ब होगा वो रिलीव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आराम देना, चैन देना किसी गलत भावना से। चलिए, ईज आसान कर देना, एलिविएट कम करना, एलिविएट कम करना, सूद मतलब सुकून देना। सबका एक ही मतलब होता है, राहत देना, सुकून देना, घटाना किसी तरह की गलत बातों को, गलत फीलिंग्स को। अगर आप किसी तरह के गलत फीलिंग्स को अगर आप रिलीव करते हैं तो आप उसमें राहत देते हैं। चलिए ठीक है। एग्रावेट, बहुत टॉप क्लास का वर्ड एग्रावेट। एग्रावेट का अर्थ होता है बदतर करना। जैसे कि हमको कहना है कि अपने गम को, दुख को कम करने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। ठीक है ना, चलिए अपने दुख को कम करने के लिए, कम करने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। चलिए हमें ऐसा बनाना है कि अपने दुख को कम करने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। पहले उसने शराब पीना शुरू कर दिया, पहले इतना भाग उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ये स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन, उसने शराब पीना शुरू कर दिया। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किस चीज के लिए? तो अपने दुख को कम करने के लिए। टू कम करने के लिए क्या वर्ड हम लोग देख रहे हैं? एस्वेज। ठीक है ना, टू एस्वेज
हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख या गम, ठीक है ना, टू assuage हिज ग्रीफ। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड assuage। अगर कोई चीज अगर आपको assuage करता है यानी कि आपकी निगेटिव फीलिंग्स को वो कम करता है और इससे आपको राहत देता है। चलिए वर्ड नंबर हम 3 में बात करते हैं, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? देखिए कंक्लूसिव का जो यूज होता है वो किसी सबूत के मामलों में यूज होता है। और कंक्लूसिव का मतलब है पक्का, पक्का, संशय रहित, जिसमें कोई संशय ना हो, लेकिन क्या सबूत। ये कभी आपने सुना होगा पुख्ता सबूत। पुख्ता सबूत का मतलब क्या हुआ है? एकदम ठोस, उसमें कोई संशय नहीं है। असंशय अगर हो जाए, यदि संशय सबूत में हो जाए, आपका सबूत ऐसा दे रहा है जिसमें संशय है, तो वो जो होगा एंड इनकंक्लूसिव। ये दो बहुत ही टॉप क्लास के वर्ड है, कंक्लूसिव एंड इनकंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है पक्का, सटीक, पुख्ता, और इनकंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? जिसमें संशय हो, विशेष तौर पर कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य। जैसे हमको कहना है, देखिएगा कि पुख्ता सबूत के आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर, ठीक है ना, चलिए कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। सभी उस पर आरोप लगाए गए थे लेकिन उसके पक्ष में पुख्ता सबूत था, आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया, हमको ऐसे लिखना है। पुख्ता सबूत के आधार पर कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। चलिए पहले कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया, पर इतना उठाते हैं, द कोर्ट कैसे लिखेंगे? चलिए एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, है ना, ठीक है ना। चलिए हिम, उसे बरी कर दिया, किन चीजों से? सभी आरोपों से, ऑफ ऑल चार्जेस, उस पर है ना चार्ज, आरोप लगाए गए थे, ठीक है ना। चलिए द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। अच्छा किस आधार पर? तो पुख्ता सबूत के आधार पर ना जी, ऑन द ग्राउंड ऑफ, चलिए पुख्ता के लिए क्या वर्ड पढ़ाई कर रहे हैं? कंक्लूसिव। पुख्ता के लिए क्या वर्ड है? कंक्लूसिव। और सबूत या प्रमाण के लिए एक वर्ड एविडेंस, ठीक है ना। चलिए तो हमारा ये कंक्लूसिव क्लियर है। यदि कोई चीज कंक्लूसिव है, उसमें कोई संशय नहीं है, विशेष तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, है ना, सबूत या साक्ष्य के मामलों में। चलिए वर्ड नंबर 4 में आते हैं, डेल्व। डेल्व का मतलब क्या होता है? टटोलना, तलाश लेना, कोई बैग, कोई कंटेनर टाइप का कोई चीज, पॉकेट इत्यादि को टोक के देखना, ये कहलाता है डेल्व। लिखिए ये वर्ड बहुत तगड़ा वर्ड नहीं है, जो तगड़ा वर्ड है वो है ना डेल्व इनटू है। आपको ये पढ़ना है, डेल्व नहीं पढ़ना है, आपको डेल्व इनटू पढ़ना है। डेल्व इनटू का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, तहकीकात करना। अगर आप किसी के बारे में छानबीन करते, तहकीकात करते, जांच पड़ताल करते हैं, तो आप उसके मामले में डेल्व इनटू करते हैं। लेकिन केवल डेल्व का मतलब है तलाशी लेना, टटोलना। जैसे कि उसने पैसे के लिए ना पॉकेट टटोला, देखा कि पैसा है कि नहीं है। कैसे लिखेंगे? ही डेल्व्ड, अगर यही लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ही डेल्व्ड हिज पॉकेट फॉर मनी, फॉर मनी, उसने पैसा के लिए अपने पॉकेट को टटोला। चलिए अब डेल्व इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। हमको कहना है कि उसने अपने पिता के पास्ट, है ना, जो पिता का जो भूतकाल था, उससे जुड़ी हुई बातों का उसने तहकीकात करना शुरू कर दिया। हमको लिखना है कि उसने अपने पिता के पास्ट का तहकीकात करना शुरू कर दिया। कैसे लिखेंगे? ही डेल्व्ड इनटू, डेल्व का मतलब होता है तहकीकात करना, छानबीन करना। ही डेल्व्ड इनटू हिज फादर्स पास्ट, he delved into his father's past, उसने अपने पिता के पास्ट का तहकीकात करना शुरू कर दिया। चलिए ये तो डेल्व इनटू है। डाइग्रेस, देखिए डाइग्रेस का मतलब क्या होता है? भटक जाना, बिंदु से, मुख्य बिंदु से, कोई टॉपिक से, मुद्दा से भटक जाने को कहते हैं डाइग्रेस। चलिए डाइग्रेस का मतलब भटक जाना, विशेष तौर पर किसी पॉइंट से, किसी टॉपिक से, किसी मुद्दे से। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स भी बहुत अच्छे सिनोनिम्स है, भटकने के लिए बहुत अच्छे सिनोनिम्स है। डेविएट, डेविएट मतलब भटक जाना। ड्रिफ्ट, भटकना, है ना, मतलब टारगेट से हट जाना, ये ड्रिफ्ट होता है। टर्न साइड, पलट जाना। गो ऑफ एट ए टेंजेंट, गो ऑफ एट ए टेंजेंट, सबका मतलब होता है भटक जाना। चलिए हमको कहना है कि जो वक्ता जो था, स्पीकर जो था, वक्ता मुख्य बिंदु से भटक गया। हमको एकदम सरल वाक्य लेके चलना है, आपको समझना मेन चीज है, मुख्य बिंदु से भटक गया।
कोई व्यक्ति है जो कि स्पीकर था और वो बोलते बोलते कुछ और बोलने लगा। चलिए वक्ता, द स्पीकर, इसको कैसे लिखेंगे, द स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भटकने के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, डाइग्रेस, ठीक है ना। द स्पीकर डाइग्रेस्ड, द स्पीकर डाइग्रेस्ड फ्रॉम द मेन पॉइंट, फ्रॉम द मेन पॉइंट, जो स्पीकर था वो मुख्य बिंदु से भटक गया। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 6 में, डिसइंटीग्रेट। देखिए यदि कोई चीज डिसइंटीग्रेट होता है तो वो टूटता है, विखंडित होता है। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, आप ऐसा समझिए, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, उसमें जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन में ना जोड़ा जाता है, और डिसइंटीग्रेट में ना तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है, हमको ऐसे कहना है, ठीक है। चलिए टूटना, विखंडित होना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ, फॉल अपार्ट, फ्रैगमेंट। सबका मतलब एक ही होता है, टूटना, विखंडित होना। हमको कहना है कि औरंगजेब के बाद मुगल जो वंश था, मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य था, टूटना शुरू हो गया। धीरे धीरे सब स्वतंत्र होने लगे। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगे। कैसे लिखेंगे, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य विखंडित हो गया, मुगल साम्राज्य विखंडित हो गया। हमको बस सिर्फ इतना बनाना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आफ्टर, है ना, आफ्टर औरंगजेब, चलिए मुगल साम्राज्य, मुगल इंपायर, कैसे लिखेंगे, द मुगल इंपायर, साम्राज्य के लिए वर्ड इंपायर है। चलिए बिखर गया, टूट के बिखर गया, विखंडित हो गया। क्या वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, डिसइंटीग्रेट ना, तो क्या लिखेंगे, डिस इंटीग्रेटेड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आफ्टर औरंगजेब द मुगल इंपायर डिसइंटीग्रेटेड। चलिए इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को इमेंसिपेट करते हैं, आप उसको मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं, उस पर बंधन लगाए गए बंधन को आप हटाते हैं। वो बंधन सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। मान लीजिए कि किसी का वोट देने का अधिकार हम छीन लिए, वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो आप पर एक तरह से बंधन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, और ये राजनीतिक रेस्ट्रिक्शन है। पहले के समय में आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब क्या थे, ये सब बंधन थे, ठीक है। चलिए तो मुक्त करना, आजाद करना बंधनों से। इसका सिनोनिम्स क्या होगा भाई, फ्री, लिबरेट, लिबरेट बहुत अच्छा वर्ड है, लिबरेट मतलब मुक्त करना, ठीक है। रिलीज, छोड़ देना, सेट फ्री मतलब मुक्त करना। और इसका एंटो जो होगा वो होगा गुलाम बनाना, ठीक है ना, इंस्लेव, गुलाम बनाना। अगर आप किसी को इंस्लेव करते हैं, आप उसको गुलाम बनाते हैं। चलिए हमको कहना है, कभी आपने हिंदी सुना होगा नारी मुक्ति दिवस, है ना, कभी आपने हिंदी सुना होगा नारी मुक्ति दिवस, मतलब नारी को मुक्त किया गया बंधनों से, उसके उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है नारी मुक्ति दिवस के नाम से। चलिए इसका इंग्लिश क्या होगा, वुमन, नारी के लिए वुमन, मुक्ति के लिए इमेंसिपेशन। देखिए हमें नाउन का जरूरत है, इमेंसिपेट तो वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन हमें नाउन का जरूरत है, तो इमेंसिपेट वर्ब का नाउन क्या हो जाएगा, इमेंसिपेशन हो जाएगा। अब हमारा ये वाक्य कंप्लीट रहा। हमको कहना है कि जैसे कि जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको आजाद कर दिया गया, प्रिजनर्स को आजाद कर दिया गया। कैसे लिखेंगे, द प्रिजनर्स जो कैदी थे, ठीक है ना, वर इमेंसिपेटेड, उनको मुक्त कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। चलिए तो ये इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, आजाद करना बंधनों से। चलिए फेसस का मतलब क्या होता है, देखिए हंसोड़, गलत समय पर हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति को फेसस कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, माहौल चाहे जो हो, माहौल चाहे कॉमिक हो या माहौल सीरियस हो, वो हमेशा हंसते रहते हैं, मतलब हंसोड़ वाला बातें करते रहते हैं ताकि दूसरा भी हंसे। हालांकि मामला सीरियस है, फिर भी वो हंसी अपना रोकेंगे नहीं, दिन ना दांत खिसियाते रहेंगे, ठीक है ना, इसको फेसस कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, फ्लिपांट, है ना, फ्रिवोलस, जो नॉन सीरियस है, जो गंभीर नहीं है और दिन भर हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, ये इसके लिए 3 वर्ड है, फेसस, फ्लिपेंट, ये बहुत अच्छे वर्ड है। फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉन सीरियस, जो गंभीर ना हो। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, सीरियस, गंभीर। हमको कहना है कि हंसी मजाक बंद करो, हंसी मजाक बंद करो। क्यों भाई, मामला गंभीर है, किसी गंभीर मामले पर विचार हो रहा है, मामला गंभीर है।
चलिए हाँ ठीक है ना, हंसी मजाक बंद करो और हमको फेसेस का इस्तेमाल करके बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, डोंट बी फेसस, डोंट बी फेसस, है ना। चलिए हंसी मजाक बंद करो। चलिए द मैटर इज सीरियस, मामला गंभीर है के लिए क्या लिखेंगे, द मैटर इज सीरियस, मामला गंभीर है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 9 में, फेलॉन। फेलॉन का मतलब अपराधी, किसी अपराधी को फेलॉन कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स का जो क्रिमिनल, मेलफैक्टर और ऑफेंडर, ये सबका मतलब होता है अपराध करने वाला, है ना। मेलफैक्टर भी जो है वो गलत काम किया है, अपराध किया है, ऑफेंडर भी अपराधी है। देखिए ये जो अपराधी है ये कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन है। लेकिन अपराध जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ना। फेलॉन का इस्तेमाल से ज्यादा इस्तेमाल होता है फेलोनी का, थोड़ा इस चीज को देखा जाए, फेलॉन का यूज कम होता है, फेलोनी का यूज ज्यादा होता है। दोनों के बीच फर्क क्या है भाई, एक कंक्रीट नाउन है और एक कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है, एक कंक्रीट नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फेलोनी का मतलब अपराध। चलिए तो ये हमारा ये फेलॉन और फेलोनी था, फेलॉन अपराधी, फेलॉन अपराध। चलिए फेलॉन अपराध और फेलोनी अपराधी, फेलॉन अपराधी और फेलोनी अपराध हो गया, ठीक है ना। चलिए ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी। आते हैं सर गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, हरकत में आना, सक्रिय हो जाना, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स का हो जाएगा जोल्ट, स्पर, मोटिवेट। चलिए देखिए एक आदमी सोया हुआ है, रेस्ट अवस्था में, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटित हो गया कि जो व्यक्ति है ना हरकत में आ गया, एक्शन लेने लगा। ये देखिए गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्शन एक फ्रेज है, आप इसको पढ़िए, गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्शन। गैल्वेनाइज का यूज इसी रूप में होता है, आप कुछ मत पढ़िए, आप केवल पढ़िए गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्शन और आपका एग्जाम डन। आपका एग्जाम गैल्वेनाइज अकेले नहीं आता है, गैल्वेनाइज का इस्तेमाल इस रूप में होता है ना, गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्शन। अब जैसे कि देखिए हमास ने इजराइल पर हमला किया, अभी तो इजराइल वाले कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन एक बार हमला करके बहुत बड़ा गलती किया। अब इजराइल का काउंटर देखिए, हमास को तहस नहस कर दिया, अभी और करेगा, शेष जितने बच गए हैं ना, और ये हमास के जितने समर्थक है वो भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमको कहने कि हमास के अटैक ने आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स था हरकत में ला दिया। कैसे लिखेंगे, हमास अटैक, हमास अटैक। चलिए गैल्वेनाइज्ड, थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए, गैल्वेनाइज्ड द आईडीएफ, आईडीएफ का मतलब इजराइल डिफेंस फोर्स, ठीक है ना। हमास अटैक गैल्वेनाइज्ड द आईडीएफ इनटू एक्शन, और एक बार इन्होंने हमला क्या कर दिया कि आईडीएफ वाले तो एकदम इनके पीछे पड़ गए। तो चलिए ये हमारा रहा गैल्वेनाइज्ड इनटू एक्शन का यूज। इम्पैसिव, इम्पैसिव का मतलब क्या होता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना दुख का भाव है ना सुख का भाव है। ये भावना से आप सुना, आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं लग रहा है, आप लग रहा है कि काट की मूर्ति है एकदम, है ना, काट की खिलौना है, क्योंकि खिलौना में कोई भाव नहीं होता है। तो इम्पैसिव का मतलब यही होता है, भावना से शून्य, एकदम जीरो है, आप पर कोई भावना नहीं है। एक्सप्रेशनलेस, इनएक्सप्रेसिव, डेड पैन, ये सब का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना उसमें इमोशन जीरो है, ना निगेटिव इमोशन है ना पॉजिटिव इमोशन है, किसी तरह का इमोशन नहीं है। चलिए इसका एक्सप्रेसिव क्या हो जाएगा, जो भावना से पूर्ण होगा। चलिए हमको कहना है कि एकदम मतलब एकदम लग रहा है कि चेहरे पर 12 बज रहा है, एकदम ऐसा चेहरा है, हम उसको, उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पैसिव फेस, उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पैसिव फेस। चलिए जैसे कि देखिए एक व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन जो महिला का चेहरा एकदम मतलब एकदम शून्य बना हुआ था, कैसे लिखेंगे, ही इज ए स्माइल, ही इज ए स्माइल, ही स्माइल्ड, है ना, ऐसे, ठीक है ना। चलिए ये ज्यादा अच्छा होगा इस तरह से बनाना, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, बट, है ना, सी रिमेन्ड इम्पैसिव, लेकिन वो भावना से सुन रही, मतलब उसने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, सी रिमेन्ड इम्पैसिव। तो बच्चों ये इम्पैसिव का यूज है। वर्ड नंबर आते 12 में, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है भारी संख्या या मात्रा में, है ना, लोगों या चीजों का आना, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, है ना, इसको इनफ्लक्स कहते हैं। इनंडेशन इसका साइनो हो जाएगा, इनफ्लो और रस। लेकिन देखिए साइनो तो ये साइनो है, भारी संख्या में आने के लिए बस एक ही बढ़िया वर्ड है और वह इनफ्लक्स।
कहीं किसी जगह पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में चीज आ रहे हैं, तो इसके लिए बढ़िया वर्ड इनफ्लक्स है, ठीक है ना। इसका एंटो क्या, एक्सोडस। इनफ्लक्स का एंटो बहुत बढ़िया, ये बहुत पेयर इंपॉर्टेंट है। इनफ्लक्स का एंटो एक्सोडस, एक्सो मतलब बाहर जाएगा, है ना, बहिर्गमन, बाहर चले जाना भारी संख्या में, एक व्यक्ति का नहीं। एक व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहा गया है शहर के शहर खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए, तो वो क्या हो रहा है, एक्सोडस हो रहा है। अभी देखिए ना, अभी ईरान में वार छिड़ा हुआ है, सॉरी इजराइल और हमास में वार छिड़ा हुआ है। क्या है, अब इजराइल फिलिस्तीन से लोग भाग रहे हैं, भारी संख्या में भाग रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका एक्सोडस हो रहा है, पूरा एकदम फिलिस्तीन खाली हो जाएगा। चलिए, हमको कहना है कि कुंभ का मेला, कुंभ के, है ना, मेला भारी संख्या में लोगों को, भारी संख्या में लोगों को खींचता है, लोगों को खींचता है। हमको ऐसे लिखना है, भारी संख्या में लोगों को खींचता है, यानी कि लोग एक दो जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों की भीड़ में जाते हैं। कैसे लिखेंगे, है ना, कुंभ फेयर, इसको कैसे लिखेंगे, द कुंभ फेयर। चलिए, खींचते हैं, अट्रैक्ट, खींचते हैं, अट्रैक्ट। चलिए, क्या, इनफ्लक्स ऑफ पिलग्रिम्स, लोग का मतलब तीर्थयात्री है ना, वो तीर्थयात्रा से मतलब है ना, कुंभ का मेला का तीर्थयात्रा से मतलब है, यहाँ तीर्थयात्री होना चाहिए, ठीक है ना। हमने नॉर्मल एक वर्ड लोगो लिखा, हालांकि यहाँ पर तीर्थयात्री होना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस हमारा किस प्रकार से रहा, द कुंभ फेयर अट्रैक्ट्स, ठीक है ना, इनफ्लक्स ऑफ पिलग्रिम्स। चलिए, वर्ड नंबर आते हैं 13 में, कह रहे कि इनेट। इनेट देखिए, कोई गुण, कोई विशेषता यदि वो जन्म से है, बर्थ से है, तो वो आपका इनेट क्वालिटी है, यह ना, ठीक है ना, गुण विशेषता या योग्यता। लेकिन जन्म जात, ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनबोर्न, नेचुरल, इंट्रिंसिक, है ना। यदि कोई चीज अगर इनबोर्न है, यानी कि वो जन्म के समय से ही है, इनेट भी ठीक है उसी तरह से है, ठीक है ना। इंट्रिंसिक का भी मतलब होता है अंतर्निहित, उसके अंदर ही है और वो शुरू से ही है। चलिए, इसका एंटो क्या होगा, एक्वायर्ड, अर्जित किया हुआ। हमको कहना है कि वह जन्मजात, एक सिंपल सा लाइन देखा जाए, वह जन्मजात स्वार्थी है, मतलब शुरू से, बचपन से वह स्वार्थी है। कहने का तात्पर्य ये है, वह जन्मजात स्वार्थी आदमी है। इसका मतलब है कि उसका जो स्वार्थ जो गुण है ना, ये बचपन से है, एकदम जन्म से है। चलिए, कैसे लिखेंगे, ही इज इनेटली, है ना, क्योंकि हमें स्वार्थी सेल्फिश लिखना है ना, तो सेल्फिश एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आना चाहिए। एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आना चाहिए। और एडवर्ब बनता कैसे है, एल वाई लग करके। एडवर्ब कैसे बनता है, एल वाई लग करके। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही इज इनेटली सेल्फिश, वो जन्म से ही स्वार्थी है। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इर्कसम। देखिए, इर्कसम प्रीपोजिशन हमने साथ टू लेगा, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, ठीक है ना। इसका मतलब है कष्टकारक, कष्टदायक, यदि कोई चीज अगर आप इर्कसम है, यानी कि वो आपको कष्ट देता है, कष्ट पहुंचाता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग। इरिटेट मतलब ये होता है खिन्न करना, चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, कष्ट देना। एनवाइंग और वेक्सिंग, सबका मतलब होता है ना कष्ट देना। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, प्लीजिंग, सुखद। हमको कहना है कि तुम्हारा यहां होना मेरे लिए यार कष्टकारक है, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा यहां होना, तुम्हारा यहां होना मेरे लिए कष्टकारक है, मेरे लिए कष्टकारक है। तुम्हारा यहां होना मेरे लिए कष्टकारक है। कैसे लिखेंगे, योर प्रेजेंस, योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, एट दिस प्लेस। चलिए, क्या है मेरे लिए भाई कष्टकारक है, इज इरिक्सम टू मी, इज इरिक्सम टू मी। चलिए, ये पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि कोई चीज यदि आपके लिए इर्कसम है, इर्क मतलब होता है चीड़, कष्ट, ठीक है ना। कोई चीज यदि इर्कसम है, यानी कि वो कष्ट देता है। चलिए, अकल्ट, अकल्ट है ना, एडजेक्टिव है, अकल्ट एडजेक्टिव है। अकल्ट का मतलब होता है रहस्यमयी, वो बातें जिसमें जादू टोना वाली बातें हो, ठीक है ना, जिसमें जादू टोना वाली बातें वो अकल्ट होता है। चलिए, इसका साइनो क्या हो जाएगा, सुपरनेचुरल और मिस्टीरियस। चलिए, हमको कहना है कि अभी भी वो जादू टोना वाले बातों में विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि अभी भी वो जादू टोना वाले में विश्वास करते हैं। कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, दे बिलीव इन, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना,
दे बिलीव इन एन अकल्ट प्रैक्टिसेस। देखिए जादू टोना वाले बातें के लिए क्या वर्ड है, अकल्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। चलिए दे बिलीव इन अकल्ट प्रैक्टिसेस हो गया बस। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 वर्ड्स की है। ये 15 वर्ड्स आपको आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो सेशन लगा कैसा। जरूर आप पॉजिटिव निगेटिव जो आपको समझ में आता हो एप्रोप्रिएट शब्दों में आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो के खामियों को दूर करने का मौका मिले। चलिए बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये छोटा सा आपका योगदान होगा हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।